गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डायबिटीज़ सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैसे करना है। अब इसका हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, इसका जो हम टारगेट है इसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारा एम रहेगा पहले तो करेक्ट ऑफ एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब एसिडोसिस क्यों हुआ था, क्योंकि कीटोन्स बॉडी बन रहे हैं जो एसिडिक है, तो उसका लेवल हमको लेस देन 1 करना है, जो हम ब्लड के अंदर चेक करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और जो पीएच है उसका मोर देन 7.3 हो जाना चाहिए ब्लड का पीएच। रिस्टोर नॉर्मल सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्यों, क्योंकि हमने समझा था कि हाइपरग्लाइसीमिया के कारण यूरिन ज़्यादा बनता है, जिसके कारण पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है। तो वो नॉर्मल सर्कुलेटरी वॉल्यूम आपको करना है। नॉर्मलाइज ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइज मतलब कितना, हमको 200 के नीचे चाहिए। हम इसको एकदम डॉट नॉर्मल नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट 200 होना चाहिए। नॉर्मलाइज एसिड बेस बैलेंस मतलब उसका बाइकार्ब मोर देन 18 आना चाहिए, एनाइन गैप 14 या उससे नीचे आ जाना चाहिए। नॉर्मलाइज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसा हमने समझा था बिकॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया, फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा है, उसके कारण से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण से सेरिब्रल एडिमा और बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको नॉर्मलाइज करना है, ये हमारा एम है। और एम हम अचीव कैसे करेंगे, इसको हम 4 टॉपिक में सीखेंगे। एक वॉल्यूम करेक्शन, जो भी हाइपोवॉल्यूमिया में बच्चा है या अडल्ट है उसको वॉल्यूम करेक्शन करना। दूसरा इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन कैसे देना है बच्चे को। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, जिसमें हम पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फेट इसका रिप्लेसमेंट समझेंगे। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको अवॉइड कैसे करना है, या फिर अगर हो चुके ऑलरेडी तो उसको कैसे मैनेज करना है वो समझेंगे। तो जब भी हम डीके का पेशेंट मैनेज कर रहे हैं तब उसमें हमको मॉनिटर करना है उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, जीसीएस या एबीपीयू स्केल, जो कि अलर्ट कितना बच्चा है, कितना ड्राउजी है उसके ऊपर रहेगा, और एक ईसीजी मॉनिटरिंग हमको लगता है। हार्ट रेट क्यों हम देखना चाहते हैं, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे जैसे आप उसका हाइड्रेशन करेक्ट करेंगे वो धीरे धीरे उसके हाइड्रेशन करेक्ट होने के कारण उसका जो हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगा। आरआर आपको इसलिए मॉनिटर करना है क्योंकि वो एसिडोटिक ब्रीदिंग में है। जैसा हमने समझा था कि एसिडोटिक ब्रीदिंग में उसका रैपिड डीप ब्रीदिंग रहेगा। जैसे जैसे उसका एसिडोसिस करेक्ट होगा हम देखेंगे कि उसका रेस्पिरेशन स्मूथ हो रहा है, अगेन साइन ऑफ रिकवरी है। बीपी हमको देखना है, जैसा हमने समझा था कि क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया है तो इनिशियली ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली बीपी फॉल हो सकता है। तो ये हमको इंडिकेट करेगा कि पेशेंट इरिवर्सिबल चेंजेस में जा रहा है। ये पेशेंट को अगर बीपी फॉल हो गया तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जीसीएस, और इसी के ऊपर से आप उसको कितना बोलस देना है, हार्ट रेट और बीपी, इसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे कि बोलस रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। देन जीसीएस एबीपीयू स्केल जो रहता है वो पेशेंट के अलर्टनेस के लिए रहता है, पेशेंट बराबर अलर्ट है क्या, या फिर स्टूपरस तो नहीं हो रहा। कहीं बहुत बार ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी पेशेंट सेरिब्रल एडिमा में जाता है, और उसमें हम देखते हैं कि ये पेशेंट डिटोरिएशन का साइन है, तो इसमें आपको मैनिटॉल या 3%, जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी है वो देने की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए आपको ये मॉनिटर करना ज़रूरी है। ईसीजी मॉनिटर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम पोटेशियम देते हैं और बहुत सारी बाकी की चीज़ें देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ईसीजी में तो चेंजेस नहीं आ रहे, इसके लिए कंटिन्यूस ईसीजी जो हम मॉनिटर पे देखते हैं वो ज़रूरी है। अब इसका एक्यूरेट इनटेक आउटपुट चार्ट ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमने समझा था कि अगर यूरिन अच्छा निकाल रहा है तो ही हम उसको पोटेशियम दे सकते हैं। अगर यूरिन ड्रॉप हो गया है तो आपको पोटेशियम विथहेल्ड करना पड़ेगा, उसका पोटेशियम का वैल्यू थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ेगा। दूसरा, ये हमको हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में इतना अच्छा जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल के कारण यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका जो इनटेक है, तो आप उसका फ्लूइड रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। या फिर किसी कारण से किडनी फेलियर में बच्चा चला गया और यूरिन आउटपुट बहुत ही कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको जल्दी से फ्लूइड का रेट कम करना है क्या, वो डिसीजन आपको लेना होता है। तो ये इनटेक आउटपुट चार्ट 1 आवरली लेना बहुत ज़रूरी है। आवरली आरबीएस मॉनिटरिंग ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम नहीं चाहते कि आरबीएस बहुत रैपिडली डाउन हो। दूसरा, हम नहीं चाहते कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाए। अगर शुगर के लेवल कम हो रहे हैं तो हमको उसके ड्रिप चेंज करने पड़ते हैं। हमने समझा था कि 250 के नीचे अगर जो शुगर आ गया तो हमको जो नॉर्मल सलाइन दे रहे थे उसको आपको हाफ डीएनएस या फुल डीएनएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेक्सट्रोज ऐड करना पड़ेगा, इसलिए शुगर देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमने समझा था कि सोडियम, पोटेशियम और जो क्लोराइड के लेवल है, और साथ में वीबीजी, उसमें हम बाइकार्ब चेक करेंगे और पीएच चेक करेंगे, उसकी लेवल कैसे चल रही है, ये हम 4 आवरली कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सोडियम बहुत
जो इनिशियली लोअर साइड में जैसे जैसे हमारे शुगर कम हो रहे धीरे धीरे सोडियम ऊपर होना चाहिए ताकि ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब ना हो और पेशेंट सेरेब्रल एडिमा में ना जाए। हम पोटेशियम मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि उस हिसाब से हमारा पोटेशियम करेक्शन हमको देना पड़ेगा। हमने समझा था कि पूरी बॉडी पोटेशियम डेफिसिट में है लेकिन प्लाज्मा पोटेशियम ज़्यादा दिखेगा। जैसे ही आप उसको इंसुलिन शुरू करोगे ये पोटेशियम वापस से सेल के अंदर चला जाएगा और सीवियर हाइपोकैलेमिया हो सकता है जो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी के साथ या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन पैरालिटिक आइलियस जैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पोटेशियम का करेक्शन देना पड़ेगा। और वीबीजी में हमको बाइकार्बोनेट गाइड करेगा कि कब हम जो एम अचीव करना चाहते हैं, जो हम एसिडोसिस को करेक्ट करना चाहते हैं, वो बराबर से हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ आपको फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम 6 to 12 आवर्ली करना है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी चेंज होते हैं इंसुलिन थेरेपी के साथ, खास करके फॉस्फेट। और अगर फॉस्फेट कम हो जाए तो उसके रैप्डोमायोलाइसिस और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, वो सब्सिक्वेंटली हम समझेंगे। तो ये फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमको मॉनिटर करना है। अगर उनकी लेवल कम हो रही है तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है। अब जैसा हम समझे थे कि वॉल्यूम करेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो कैसे करना है। अडल्ट में हमने समझा कि ये नॉर्मल सलाइन यूज़ हो सकता है, आप हाफ नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली अडल्ट में हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। 500 से 1 लीटर तक के आपको पहले 2 से 4 घंटे में आपको बोलस देना है। ये क्यों देना है? क्योंकि हमने समझा था कि पेशेंट ऑलरेडी हाइपोवॉल्यूमिया में है, उसको रिप्लेस करने के लिए, जो इनिशियल डिहाइड्रेशन को करेक्शन करने के लिए हम इसको 500 से 1 लीटर तक के देते हैं। बच्चों में क्या देंगे? बच्चों में हम हाफ NS या फुल NS दे सकते हैं। वो 20 ml पर kg का बोलस देते हैं। अब इस टाइम में अगर बच्चा शॉक में है तो आपको और 20 ml पर kg से बोलस देना है। तब कब तक? जब तक के बच्चा हाइपोवॉल्यूमिया से बाहर नहीं आ जाता। अब ये हम देंगे 1 घंटे में। लेकिन अगर समझो बच्चा शॉक में है तो हम 1 घंटे में स्लो बोलस नहीं देते, हम आधे घंटे में ही दे देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप यहाँ पे भी लागू है। अगर समझो पेशेंट शॉक में आ रहा है अडल्ट में, तो आप उसको स्लोली, सर ने बताया था कि 4 घंटे में देना है करके, स्लोली नहीं लगाएंगे। ऐसे इसमें हम थोड़ा सा रैपिड बोलस देके कोशिश करेंगे कि उसका बीपी पल्स पहले नॉर्मल हो जाए। बीपी नॉर्मल होने के बाद में हम बाकी के कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपने समझो 20 ml पर kg बोलस के बाद उसका बीपी ऊपर नहीं आया तो आप सेकंड बोलस लगा सकते हैं 20 ml पर kg से। कब तक? 3 बोलस तक के। और कोशिश करना है कि उसका वॉल्यूम जो है पल्स का वो नॉर्मल आ जाए, बच्चे का बीपी नॉर्मल आ जाए। अगर आपने समझो जितना भी बोलस यहाँ पे दिया है वो आपको मेंटेनेंस से माइनस करना है। अगर समझो आपने 20 ml के पर kg के हिसाब से 2 बोलसेस दिए हैं तो उतना आपको 40 ml पर kg माइनस करना है, ये जो आप उसका मेंटेनेंस फ्लूइड निकालोगे उसके कारण से। अब जो अडल्ट में आपने पहले 4 घंटे में 500 ml या फिर 1 लीटर दे दिया, डिपेंड्स ऑन बच्चे पेशेंट का कंडीशन कैसा है, तो उसको आपको फिर उसके बाद में आपको 250 ml पर आवर से लाना है। ये फिक्स दिया हुआ है। लेकिन कोई भी चीज़ क्रिटिकल केयर में फिक्स नहीं रहती। अगर पेशेंट का स्टेटस आपको देखना है, उसका यूरिन आउटपुट देखना है, आपको देखना है कि उसको टैकीकार्डिया बढ़ तो नहीं रहा है फ्लूइड देने के कारण, क्योंकि बहुत बार जो अडल्ट पेशेंट रहते हैं वो MI के साथ प्रेजेंट होते हैं और उनका फिर कार्डियक फंक्शन कम रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि हम इतने तेज़ी से फ्लूइड ना दे सके, तो वो पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअलाइज होता है। लेकिन ये फ्लूइड हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं कि जब पेशेंट को बाकी कोई चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, कार्डियक डिस्फंक्शन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, जिसके कारण हम फिर उसको 250 ml पर आवर से फ्लूइड लगा सकते हैं। उसके आपको सीरम सोडियम मॉनिटर करना है। अगर आपको लग रहा है कि सीरम सोडियम बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कम करके हाफ DNS में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर 200 के नीचे शुगर आ गया लेकिन अभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसका पर्सिस्ट है, कीटोसिस दिख ही रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपने उसके जो फ्लूइड है उसमें आपको 5% या 10% डेक्सट्रोज डालना है। अब ये डालने के लिए हम इसमें 25% डेक्सट्रोज ऐड कर सकते हैं। बच्चों में जैसा हमने समझा था कि पहले इसमें अपने बोलस दे दिया, उसके बाद जो मेंटेनेंस फ्लूइड है इसमें हम एक स्टैंडर्ड 30 to 70% to 85% तक का डेफिसिट रहता है। अब जो पुराना मिलवाई की जो रेजिमेंट है उसमें उन्होंने 85% डेफिसिट के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोला। बीच में कुछ स्टडीज़ आई थी, उन्होंने कंसर्न दिखाया था कि आप ज़्यादा फ्लूइड दोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप फ्लूइड कैलकुलेट करो लेकिन 23 की जगह पे 48 आवर्स में करेक्ट करो। फिर कुछ रेजिमेंट आए जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं आप इतने मत करो, आप थोड़ा कम फ्लूइड दो। लेकिन जो रिसेंटली जो गाइडलाइंस पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने बोला कि फ्लूइड थोड़ा कम ज़्यादा से बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको बाकी चीज़ें मॉनिटर करने, इनिशियल फ्लूइड से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से फ्लूइड एडजस्ट करना ज़रूरी है।
तो इसलिए अगर हम मिलवाई की फॉर्मूला अगर देखें तो 85 इंटू वेट प्लस मेंटेनेंस अगर आप 24 घंटे का लेते हो तो 23 से आएगा। लेकिन अगर आपका रेजिमेंट आपके यूनिट में 48 आवर्स में कर रहे हैं तो इसको आपको 48 आवर्स का फ्लूइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें से बोलस देना पड़ेगा। और अगर 24 घंटे का है तो 23 से डिवाइड होगा। 23 क्यों? क्योंकि 1 घंटे में तो आपने बोलस दे दिया। या फिर अगर आपने 48 आवर्स का कर रहे होंगे तो ये यहाँ से 23 की जगह पे 47 रहेगा। एक अगर हम एग्जांपल लेके समझे, अगर समझो 10 किलो का बच्चा है तो इनिशियली आपको पहले घंटे में आप उसको दोगे 200 ml, फिर उसका मेंटेनेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 85 इंटू वेट ये हो गए 850 प्लस मेंटेनेंस कितना आएगा इसका, अगर हम 24 घंटे का कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1000 ml। और इसमें से आपको माइनस करना है बोलस कितना दिया हमने, बोलस दिया है हमने 200 ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 24 घंटे का फ्लूइड मिलेगा, उसको फिर आप 24 से डिवाइड करके रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 850 प्लस ये 800 पकड़ लीजिए डिवाइडेड बाय 23, ये 1650 डिवाइडेड बाय 23। तो इस प्रकार से आपको फ्लूइड रेट मिल जाएगा। ये फ्लूइड रेट आपको पेशेंट को लगाना है। कौन सा फ्लूइड लगाएंगे? पहले हम इसको NS या हाफ NS लगाएंगे और जैसे ही शुगर आपकी 250 के नीचे आने लगे आप इसको हाफ NS में कर लें। अब आपको शुगर मॉनिटर करना है और कीटोन्स भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप एसिडोसिस भी देख रहे हैं। अगर आपके शुगर्स फॉल हो गए लेकिन अभी भी कीटोन्स पॉजिटिव है, आपने जो फिंगर प्रिक करके कीटोन्स देख रहे हैं वो अभी भी आ रहे हैं, इसका मतलब आपका कीटो एसिडोसिस गया नहीं है। और अगर आपने इंसुलिन कम कर दिया तो क्या होगा कि जो कीटोन्स है वो बाहर अच्छे से नहीं निकलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो हाफ DNS है उसको आपको 10% हाफ DNS करना है। इसमें 25% डेक्सट्रोज डाल के उसको हाफ DNS को 10% हाफ DNS करना है। इसका चार्ट मैंने दे के रखा हुआ है, उससे आप उसको देख सकते हैं कि 10% कैसे बनाते हैं। तो ये बना के आप उसको फिर सेम फ्लूइड रेट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर शुगर कम होती है तो फिर आपने इंसुलिन को कम करना है। कैसे कम करना है वो भी हम समझेंगे सब्सिक्वेंटली। एक और चीज़ जो हमको मॉनिटर करनी है वो है पोटेशियम। हमने समझा था कि पोटेशियम इंसुलिन शुरू करने के बाद में सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो अगर समझो आपकी शुगर कम आ रही है और साथ में आपका पोटेशियम भी कम आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका फ्लूइड चेंज सिर्फ करके होगा नहीं, या तो आपको पोटेशियम सप्लीमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे या तो फिर आपको इंसुलिन का फ्लो कम करना पड़ेगा। तो ये उसका शुगर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें में देख के आपको जो उसका ट्रीटमेंट है वो टाइट्रेट करना पड़ता था। एक कंसेप्ट जो हमने शुगर और सोडियम का समझा था उसको फिर से रिवाइज करते हैं। जब भी आपके ग्लूकोज हाई रहते हैं तो आपका सोडियम थोड़ा सा लोअर लेवल पे रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों भी ऑस्मोल्स हैं, दोनों भी पानी खींचते हैं। अगर समझो ये दोनों हाई रहे तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो जो भी सेल्स है बॉडी के उसके अंदर से पानी खींच के इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में रहेंगे, जिसके कारण से दोनों जो सेल्स है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए जब भी शुगर हाई रहते हैं सोडियम थोड़ा सा कम हो जाता है और एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आपको हाइपोनेट्रीमिया मिल जाता है। तो हमने कोशिश करके सोडियम को, जो शुगर को ग्रेजुअली कम करना है, उसको बहुत रैपिडली कम करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी और जो फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है उस सेल के अंदर चला जाएगा और जिसके कारण से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है ना। तो जैसे जैसे जो अपना शुगर्स लेवल कम हो रहा है धीरे धीरे आपका जो सोडियम है वो बढ़ना चाहिए ताकि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे और पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा या सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो और बाकी कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमको सोडियम और शुगर को मॉनिटर करने का। अब हम समझेंगे कि हमको इंसुलिन कैसे देना है। सबसे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है कि बिना फ्लूइड दिए आपको इंसुलिन देना ही नहीं है। सबसे पहले आपको फ्लूइड देना है। फ्लूइड आपने शुरू कर दिया, जैसा हमने समझा था कि 1 घंटे में 20 ml पर केजी से बच्चे में फ्लूइड देना है या फिर 500 से 1 लीटर फ्लूइड अडल्ट में देना है। तो उस टाइम पे आपको इंसुलिन का ड्रिप प्रिपेयर करना है, लेकिन लगाना नहीं कब तक, जब तक कि आपका इनिशियल बोलस फ्लूइड का चला नहीं जाता। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर ये नहीं किया तो बहुत बार सेरेब्रल एडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रेशन करेक्शन इज़ द प्रायोरिटी। अडल्ट में इंसुलिन का उन्होंने बोला कि बोलस दे दो 0.1 यूनिट पर केजी। 40 किलो का अगर आदमी है तो उसको 4 यूनिट आप IV बोलस दे दो।
बोलस चाइल्ड में नहीं जाता। कोई भी पीडियाट्रिक पेशेंट में आपको आईवी बोलस देना नहीं है। बहुत से यूनिट प्रैक्टिस करते देना के लिए, लेकिन ऐसे गाइडलाइंस नहीं है। देन उसका फॉलोअप रहेगा 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से आपको उसको आईवी ड्रिप कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करना हमने जो अपनी ड्रिप कैलकुलेशन के क्लास में बताया था। बच्चों में भी सेम डोज है 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। ओनली थिंग इज दैट बच्चों में आईवी इंसुलिन का बोलस उन्होंने नहीं बोला है। इनका शुगर अगर 200 के नीचे आ जाता है तो 5% डेक्सट्रोज या 10% डेक्सट्रोज ऐड करना है। उसके बावजूद भी अगर शुगर कम होता है तो आपका इंसुलिन की ड्रिप को कम करना है 0.02 तो 0.05 यूनिट पर केजी पर आवर। बच्चों में टारगेट 250 का रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया को ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनका इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम रह सकता है, हो सकता है और रैपिडली कम हो जाए, इसलिए फिर 250 पे ही उन्होंने 5% या 10% डेक्सट्रोज करने के लिए बोला है। और अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो हमको इंसुलिन का रेट कम करना है। अब इसमें एक चीज़ जो रहता है कि बार बार फ्लूइड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं कि एक 5% या 10% डीएनएस बना के रखते हैं और एक नॉर्मल सलाइन बना के रखते हैं, और वो दोनों ड्रिप रहते हैं। और जैसे ही जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उसके हिसाब से वो ड्रिप को चेंज कर देते हैं। अगर समझो 250 के ऊपर जा रहा है तो एनएस कर देंगे, 250 के नीचे जा रहा है तो डीएनएस कर देंगे, तो वो आसान जाता है। और हर यूनिट में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम यूनिट में। तो ऐसा नहीं कि बाद में भी अरे शुगर कम हो गया तो ये बॉटल निकाल के दूसरी लगाओ, ऐसा नहीं होता। वो 2 आईवी सेट और 2 बॉटल लगे रहते, सिर्फ उसका कनेक्शन चेंज कर दे, या तो फिर आप उसको 3 वे से भी रेगुलेट कर सकते हैं। पर 2 बैग टेक्निक हर जगह यूज़ होती है। इसमें टारगेट ग्लूकोज जो न्यू गाइडलाइंस में दिया है 140 to 200 दिया है, टारगेट का ग्लूकोज 100 to 150 दिया है। लेकिन जो छोटे बच्चे, अगर समझो आपका 2 साल का ही बच्चा है और उसमें अगर समझो हमको इंसुलिन देना है तो उसकी लेवल हम 200 के करीब टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हायर साइड टारगेट करके आप उसके ड्रिप को चेंज कीजिए, मतलब इंसुलिन को उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। बहुत उसको स्ट्रिंजेंट एकदम 150 के शुगर को टारगेट मत कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। सब्सिक्वेंटली जब आप सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे जाते हैं तो अब आप उसको टाइट्रेट करके डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम बहुत ही स्ट्रिंजेंट नहीं रखते क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो ये 100 तो मैं नहीं बोलूँगा, है ना, हम 150 या 200 को टारगेट करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही ये बायोकेमिकल रिकवरी में पेशेंट आ जाता है, हमने समझा था कि बायोकेमिकल मार्कर्स है, एसिडोसिस है, उसका बाइकार्बोनेट है, उसका आनायन गैप है, कीटोन्स के बॉडी से सब रिजॉल्व हो गए तो हम उसको फिर सबक्यूटेनियस में शिफ्ट कर देते। पेशेंट ओरली आ जाना चाहिए, उसने अच्छा यूरिन पास करना चाहिए, सेंसोरियम अच्छा रहना चाहिए और उसके कीटोन्स लेस देन 1 आ जाने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में फिर आप उसको सबक्यूटेनियस में डाल सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंसुलिन जैसा हमको मालूम है कि अडल्ट ऑलरेडी इंसुलिन पर रहते तो आप प्रीवियस इंसुलिन रेजिमेन पे जा सकते हैं और फिर वहाँ पे टाइट्रेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी पे आपको डिस्चार्ज करना है, हो सकता है उनका रिक्वायरमेंट बढ़ गया हो, लेकिन इनिशियली जो चल रहा था उसी में सकते हैं। इसमें एक बेजल इंसुलिन रहता है जो एक सस्टेन कंट्रोल देता है ग्लूकोज लेवल में, प्लस एक एक्ट रैपिड जो हम बोलते हैं या फिर रेगुलर इंसुलिन, वो आपको यूज़ करना होता है। ये आपका मेंटेनेंस में यूज़ होगा। अगर नया पेशेंट है तो हम 0.5 यूनिट पर केजी के हिसाब से उसका इंसुलिन कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से डिवाइडेड। कभी कभी ये 0.5 की जगह 0.6 भी होता है, ठीक है। जब लेकिन आप ड्रिप डाल रहे हो, ड्रिप हमेशा रेगुलर इंसुलिन की जाती है, जो एक्ट रैपिड हम बोलते हैं वो। इसमें आपको बेजल इंसुलिन, मिक्सटार्ड ये सब यूज़ नहीं करना है। जब भी एक्यूट कीटो एसिडोसिस में पेशेंट होता है तो उस टाइम पे आपको उसको बेजल इंसुलिन नहीं देना है, आपको उसको रैपिडली एक्टिंग एक्ट रैपिड या फिर जो रेगुलर इंसुलिन है वही देना है। बच्चों में भी इसका सेम डोज रहता है, 0.5 यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके शुगर लेवल बार बार मॉनिटर कर सकते हैं और उस हिसाब से इसको धीरे धीरे टाइट्रेट कर सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस में जा रहा है। एक्यूट ट्रीटमेंट में हमने बेजल इंसुलिन नहीं बोला है, लेकिन जब आप उसको मेंटेनेंस थेरेपी में डाल रहे हैं तब आप उसको बेजल प्लस रेगुलर ऐसा कर सकते हैं। तो हम हर बार वो शुगर करते हैं और शुगर करने के बाद उसको इंसुलिन देके खाना खिलाते हैं। तो शुगर चेक करना ज़रूरी है, खाना रेडी रखना ज़रूरी है, और जैसे ही इंसुलिन लेते हैं सबक्यूटेनियस भी बच्चे को खाना खिला देना। तो जब भी पोटेशियम हम देते हैं, हमने समझा है कि उसके पोटेशियम आईवी फ्लूइड में डालने भर से उसका पोटेशियम करेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा।
इन स्पाइट ऑफ पोटेशियम सप्लीमेंटेशन पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा सकता है। तो जब भी 5 से ज़्यादा पोटेशियम है तो आपका पोटेशियम सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइपरकैलेमिया इज़ मोर डेंजरस देन हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि अरिथमिया में जाके कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा सकता है, जिसके कारण से पेशेंट सीरियस हो जाएगा। इसलिए हम उस टाइम पे पोटेशियम सप्लीमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन इसमें आपको मोर फ्रीक्वेंटली पोटेशियम मॉनिटर करके आपको देखना है। तो अगर 4 से 5 में है तो अडल्ट में उन्होंने बोला कि 20 मिलीमोल पर लीटर से आप उसको कर लो। ये कैसे करना है? तो जो 500 ml का बॉटल है उसमें 5 ml केसीएल हमको डालना है, तो वो 20 मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा। अगर पोटेशियम 3 से 4 के बीच में है तो 40 मिलीमोल पर लीटर मेंटेनेंस फ्लूइड दो। मतलब अगर उसको 500 ml का जो बॉटल है उसमें 10 ml केसीएल डाल के आपको मेंटेनेंस फ्लूइड जो आपने कैलकुलेट किया उस हिसाब से देना है। लेस देन 3 आता है तो रैपिड करेक्शन देना है। अब रैपिड करेक्शन देने के अलग अलग यूनिट में अलग अलग पॉलिसी है। कोई यूनिट में बोलते हैं कि 10 मिलीमोल डाइल्यूट करके ओवर 1 आवर दे दो, स्टार्टिंग में पोटेशियम चेक करो और बाद में 40 जो हमने डाला था 5 ml इन 500 ml केसीएल उसको मेंटेनेंस चलने दो। बहुत से यूनिट में वो 1 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से पोटेशियम कैलकुलेट करके देते हैं। जो आपकी यूनिट की पॉलिसी है वो आप फॉलो कीजिए। और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड यूज़ होता है। बच्चों में मोर देन 5 में उन्होंने सप्लीमेंट के लिए नहीं बोला है, 3 से 5 के बीच में 40 किया है। अभी भी कुछ यूनिट में जो 4 से 5 के बीच का पोटेशियम है उसमें वो 20 मिलीमोल यूज़ करते हैं। जो आपकी यूनिट की पॉलिसी है वो फॉलो करो, लेकिन मॉनिटर करना ज़रूरी है और पोटेशियम का लेवल देख के उस हिसाब से उसका जो सप्लीमेंट्री डोज है आपको चेंज करना मेंटेनेंस फ्लूइड का ज़रूरी है। अगर लेस देन 3.5 है और 3.5 के भी अगर नीचे है तो फिर ऐसे कंडीशन में आपने इंसुलिन थोड़ा सा डिले करना चाहिए जब तक कि वो 3.5 के ऊपर नहीं आ जाता। एक बार 3.5 के ऊपर में आ गया तो आप फिर से 40 मिलीमोल पर लीटर मतलब 10 ml केसीएल इन 500 ml ऑफ जो भी आपका मेंटेनेंस फ्लूइड है उसमें आप डाल सकते हैं। आइडियली इसमें बच्चों में मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम एसीटेट होना चाहिए, ताकि हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस जो हमने समझा था क्लोराइड के कारण वो अवॉइड हो सके। अब पोटेशियम क्या रहा है, बाइकार्बोनेट देना है क्या एसिडोसिस से? इतना तो नहीं, यहाँ पे एसिड जनरेट हो रहा है कीटोन एसिड के रूप में। इसको आप बाइकार्बोनेट दे के फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक वो कीटो एसिडोसिस में से कीटोन्स बॉडी बनना बंद नहीं हो जाते उसके बाद ही उसका एसिडोसिस करेक्ट होगा। आपके बाइकार्बोनेट देने से नहीं होने वाला। बाइकार्बोनेट उल्टा सेरेब्रल एडिमा को प्रेसिपिटेट करता है, सोडियम के लेवल को फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए रूटीन बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेशन नहीं दे रहे। ठीक है। फॉस्फेट, यस फॉस्फेट आपको रिप्लेस करना है, वो भी इंसुलिन के साथ में सेल के अंदर शिफ्ट होता है और बाकी सारे जो पोटेशियम के साथ होता है वो सब फॉस्फेट के साथ भी होता है। अगर इसका लेवल 1 या 1.5 मिलीग्राम पर डेसिल के नीचे है तो आपने ये फॉस्फेट सप्लीमेंटेशन देना है। फॉस्फेट आप जो पोटेशियम फॉस्फेट करके यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपका पोटेशियम भी रिप्लेस हो जाता और फॉस्फेट भी रिप्लेस हो जाता है। इसका अगर हाइपोफॉस्फेटेमिया अगर हो जाए, फॉस्फेट लेवल अगर कम हो जाए, तो उसको रैप्डोमायोलाइसिस मतलब जो जिसमें मसल्स टूटना हो सकता है, रीनल फेलियर में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जा सकता है, उसको अरिथमियाज हो सकता है, हिमोलिस्टिक एनीमिया हो सकता है और कार्डियक डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे अलग प्रॉब्लम हमको इसके साथ में हो सकते हैं, इसलिए फॉस्फेट रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है। इन सब ट्रीटमेंट के साथ साथ जो अंडरलाइंग कॉज है, फॉर एग्जांपल आप उसको यूटीआई सस्पेक्ट कर रहे हैं, जीआई ट्रैक इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर सेप्टिसेमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए डीके के पेशेंट में एंटीबायोटिक डालते ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंडरलाइंग कुछ इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं, खास करके बच्चों में, और इसमें मोस्ट कॉमन जो रहता है वो यूटीआई रहता है या फिर जीआई ट्रैक इन्फेक्शन रहता है। तो आपको एंटीबायोटिक डालना ही डालना है। या फिर अडल्ट में अगर एमआई आया है तो एमआई का ट्रीटमेंट आपको करना है, या जो भी दूसरा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसमें आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़े या फिर इंसुलिन का डिमांड बढ़ा है, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो साइड बाय साइड ये चीज़ को भी आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए उसका यूरिन भेजना है, उसका ब्लड कल्चर भेजना है, वो भी आपको देख के डिसीजन तुरंत लेना है। अब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको समझना है वो है सेरेब्रल एडिमा। तो पहली बात तो सेरेब्रल एडिमा ज़रूरी नहीं कि बाद में आए, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन भी रह सकता है, लेकिन यूजुअली पहले 12 घंटे जो आप ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ में ये प्रेजेंट हो सकता है। सेरेब्रल एडिमा हमको कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है बच्चे का जो सेंसोरियम हो वो डिटोरिएट होने लगे, बच्चा ड्राउजी होने लगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको सेरेब्रल एडिमा सस्पेक्ट करना है। ये अडल्ट में रेयर है लेकिन बच्चों में कॉमन है। बच्चों में हमने देखा है कि 0.9% ऑफ डीके में बच्चों में होता है, लेकिन जब होता है तो
इसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। हो सकता है बच्चे का ये जो इंटेलिजेंस है वो अफेक्ट हो जाए, उसको रीजनिंग अफेक्ट हो जाए, उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाए, इसलिए इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो जाता है तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इसका NHG करोगे, उसका CT स्कैन करोगे तो बहुत कुछ दिखने वाला है नहीं, इसलिए इमेजिंग के लिए ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है, इसको तुरंत ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में क्या है, हम 3% NS दे सकते हैं। बहुत से यूनिट में अभी भी मैनिटॉल यूज़ होता है। जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी है उसको आपको फॉलो करना है। इंसुलिन का ट्रीटमेंट सेम कंटिन्यू रहेगा। आपको सोडियम मॉनिटर करना है, ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करना है और 3% या मैनिटॉल देके उसका सेरेब्रल एडिमा कम करना है। ज़रूरी है कि ऐसे कंडीशन में आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज भी बच्चे को कर सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बच्चों में हो सकती है। हमने समझा था कि हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को हो सकता है, इसके अलावा हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है जिसके कारण से इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होके पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। रीनल ट्यूबुलर इंजरी होती है, क्योंकि प्री रीनल फेलियर के जैसा होता है, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण रीनल ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है। इसमें म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, खास करके अडल्ट में, बिकॉज ऑफ द हाई ग्लूकोज लेवल। कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम जाता होता है उसमें। रेयरली इंटेस्टिनल नेक्रोसिस हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। नीमोमीडियास्टिनम, जो कि वॉमिटिंग और हाइपर वेंटिलेशन के कारण, और साथ साथ नीमोथोरैक्स हो सकता है। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में पेशेंट जा सकता है, DIC में जा सकता है, और बहुत रेयरली पेशेंट को सेरेब्रल अटैक्सिया, मूवमेंट डिसऑर्डर, या फिर बहुत रेयरली हेमीप्लेजिया भी हो सकता है। एक और कंडीशन है जो डायबिटिक पेशेंट्स में आ सकती है इमरजेंसी में, लेकिन जिसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, HHS। तो ये क्या भला है, ये क्या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से अलग है? हाँ, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको सस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लेस देन 1% डायबिटीज़ रिलेटेड इमरजेंसीज में आती है, लेकिन इसकी मॉर्टेलिटी अप टू 20% है, मतलब 20%, 100 में से 20 लोगों की जान जा सकती है। इसमें क्या रहेगा, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और ऑस्मोलैरिटी बढ़ी रहेगी प्लाज्मा की, लेकिन वॉल्यूम कम रहेगा, जो हमने डायबिटीज़ के साथ में समझा था। लेकिन इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं रहता, ना कीटोन्स रहते, ना एसिडोसिस रहता। तो अगर कोई पेशेंट आपके सामने आता है जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहा है, जिसके शुगर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके कीटोन्स निगेटिव है, उसका एसिडोसिस नहीं है ABG में, तो आपने ये डिसीज़ सस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें डायग्नोसिस में इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस में पेशेंट जाता है और वो डिहाइड्रेट हो जाता है। इसमें अगर डायग्नोसिस क्राइटेरिया अगर हम देखें तो ग्लूकोज 540 से ज़्यादा है, PS 7.3 और SCO3 15 से ज़्यादा है, मतलब उसमें एसिडोसिस नहीं है। जो आपका बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट का लेवल है वो लेस देन 3 रहेगा, मतलब उसका जो कीटोसिस है वो नहीं रहेगा। और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 320 से ऊपर आएगी। तो इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या है, आपको डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है फ्लूइड देके, लेकिन फ्लूइड यहाँ पे इसका रेट जो DK में आप देते हैं उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ ही आपको इसमें इंसुलिन देना पड़ेगा, और इसमें पोटेशियम लेवल कम होता है, इसलिए आपको पोटेशियम सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। ये पेशेंट अगर डायग्नोज होता है तो इसको एक हायर सेंटर में ही मैनेज करना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन आपको सस्पेक्ट करना है। इसमें फ्लूइड ज़्यादा रैपिडली देना पड़ता है, और फ्लूइड जैसे ही बोलस, इनिशियल बोलस ख़त्म होता है, आपको उसको इंसुलिन देना पड़ता है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को प्रिवेंट कैसे करना है, ये इसको हम सिक डे रूल के हिसाब से समझेंगे। मतलब जिस दिन पेशेंट अच्छा नहीं है उसको हम एजुकेट करना ज़रूरी है कि समझो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि तबीयत अच्छी नहीं है तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ये बहुत बार होता है, मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे, वो आके बोलते थे सर मेरा शुगर बढ़ गया। स्टार्टिंग में मुझे हंसी आती थी, यार तुझे कैसे समझा कि तेरा शुगर बढ़ गया, पर जब हम उनको चेक करते थे तो सच में उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता था और कीटोसिस की स्टार्टिंग रहती थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व करना सीख लिया कि ये चेंजेस होते हैं तब मेरा शुगर बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट किसी भी कारण से अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो भी कुछ चीज़ों को रूल के हिसाब से अगर हम फॉलो करें तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को जल्दी पकड़ के उसको जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, और जो उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी है उसको कम कर सकेंगे। तो जो भी डायबिटिक के पेशेंट्स, आपके बच्चे भी क्यों ना हो, आपको उनको सिखाना ज़रूरी है। और अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उनके पेरेंट को सिखाना ज़रूरी है। नेवर स्टॉप इंसुलिन, पहला रूल है कि इंसुलिन कभी रोकना नहीं है। भला ही आपने कुछ खाया पिया ना हो, इंसुलिन आपको लेना ही है, भला ही आप उसका डोज कम करोगे। तो अगर आप सिक है तो बहुत बार इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।
RBS मॉनिटरिंग एवरी फीवर, थोड़े थोड़े घंटे में आप RBS चेक करो, अगर वो बढ़ रहा है तो इंसुलिन का डोज उस हिसाब से एडजस्ट करो। हाँ, अगर RBS कम है तब आपको इंसुलिन नहीं लेना है, लेकिन आपका इंसुलिन 200 के ऊपर जा रहा है तो आपको इंसुलिन लेना ही है। ब्लड एंड यूरिन कीटोन ट्वाइस अ डे, अब बहुत से बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल रहता है जो आप घर में कीटोन्स लेवल ब्लड में मॉनिटर कर सके, लेकिन इसके जो स्ट्रिप्स आते हैं यूरिन के वो सस्ते होते हैं, तो यूरिन पास करके उसमें डिप करके देख लो कीटोन्स आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर कीटोन्स आ रहे हैं तो डोज ऑफ इंसुलिन बढ़ाना है ना, और मेंटेन गुड हाइड्रेशन, पानी पीते रहना है जिसके कारण से शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है, पानी भी नहीं टॉलरेट हो रहा है और बच्चा ड्राउजी हो रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है। तो ये एजुकेट हमको पेरेंट को करना है और पेशेंट को करना है।